Greetings to all. My name is Divas Ari. I study in class 11th at Kendriya Vidyalaya Dharchula. As we all know, we have completed 75 years of our independence this year in 2021. And on that occasion, Kendriya Vidyalaya Foundation is celebrating an Azadi Ka Amrit Mahotsav on the occasion of 75 years of our independence. On this occasion, we are taking information about the unsung heroes of our freedom struggle who had done great at their times. One such heroine of our area, Dharchula, was Mrs. Gangotri Garbyal. And although she is not with us, she has already gone to heaven. Today we are with one of her friend, Draupadi Garbyal, and we will be taking informations about her from her. Good morning, ma'am. मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में सभी को बताएं। मैं द्रौपदी गर्ब्याल रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और ये मैं 90 में रिटायर हुई। करीब 31 साल हो गए मुझे रिटायर हुए और इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, सिर्फ यही है। मैं नारायण आश्रम से भी संलग्न हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं नारायण आश्रम से संलग्न रही हूँ, वहाँ की ट्रस्टी भी हूँ पुरानी, और अभी भी जाती हूँ। इधर 2-3 वर्ष से मेरे स्वास्थ्य के कारण या मेरी उम्र के कारण मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरे 90 वर्ष मुझे पूरे हो चुके हैं। जो आप कह रहे हैं 75 वर्ष होना रहे, उससे पहले ही मैं रिटायर हो चुकी थी। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई और मैं जहाँ तक जब तक मेरी ताकत थी मैं सेवा भी करती थी समाज में। जो कुछ सामर्थ्य था थी अपनी तरफ से बच्चों को भी मदद देती थी, जिसको ज़रूरत हुई समाज में कुछ न कुछ मैं मदद करती रहती थी। अभी भी जो अगर मुझसे सेवा कोई मांगते हैं, कोई मेरे ताकत के हिसाब से मौजूद सहज तैयार रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मिस गंगोत्री गर्ब्याल के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने के लिए केंद्रीय विद्यालय ने आप लोगों को भेजा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि स्थानीय लोगों का जो इतने आगे बढ़े हैं उनका नाम होना ही चाहिए। थैंक यू मैम। मैम, गंगोत्री जी के जन्म से संबंधित हमें कुछ जानकारियाँ बताएं। ये मिस गंगोत्री गर्ब्याल स्थानीय गरबैंग ग्राम की रहने वाली थी। गरबैंग ग्राम में ये उनका जन्म 25 जुलाई 1918 को गरबैंग में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनकी माँ का नाम गोविंदी देवी श्रीमती और पिता का नाम उत्तम सिंह रहा। वो परिवार में 4 भाई बहन थे, वो सबसे ज्येष्ठ थे। उनकी एक बहन और 2 भाई उनसे छोटी थी। उनके अब इतना मैं फिर पूरा बता दूँ शिक्षा वगैरह के बारे में, या पूछेंगे आप मुझसे? साथ ही बताती जाऊँ। हाँ, उनकी अब गांव में अब सन 1918 में उनका जन्म हुआ। सोचिए उस ज़माने में शिक्षा की यहाँ क्या व्यवस्था हुई होगी, कुछ भी नहीं। वो हमारे, लेकिन उस समय ये था कि हमारे गरबैंग ग्राम में प्राइमरी स्कूल चलता था। वो प्राइमरी स्कूल इतिहास में है उसका नाम, कि सबसे पहले इस क्षेत्र में वही प्राइमरी स्कूल एक गरबैंग का था। तो उस स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 4th तक प्राइमरी एजुकेशन जो है आजकल 5th तक लेते हैं, उस ज़माने में 4 तक प्राइमरी स्कूल होती थी। 4 पास उन्होंने अपने गांव में किया। प्रारंभिक शिक्षा गरबैंग में रही। फिर ये 4 अप्रैल 1930 को वो अल्मोड़ा गई पढ़ने। 4 के बाद तो कोई विद्यालय नहीं था यहाँ। आप सोच नहीं सकते उस समय की स्थिति कैसी थी। तो आगे पढ़ने के लिए वो अल्मोड़ा गई है। उनके साथ 2 और बहनें गरबैंग की थी, एक पद्मा गर्ब्याल और दूसरी मत्सूदरी गर्ब्याल। 3 बहनें ये अल्मोड़ा पढ़ने गई। और वहाँ पर अल्मोड़े में भी गंगोत्री बहन की तैयरी समझते ना, तैयरी बहन रंदा देवी वहाँ अल्मोड़ा में रहती थी। उन्होंने मिडिल पास किया था। उनके माँ बाप बहुत एडवांस थे और उन्होंने उस ज़माने में, बताइए, आगे पढ़ने के लिए पिथौरा वहाँ अल्मोड़ा भेजा।
पिथौरागढ़ में भी कुछ नहीं था शिक्षा का। अल्मोड़ा में भी लड़कियों के हाई स्कूल ऐसे गवर्नमेंट के कुछ नहीं थे, शिक्षा का कुछ नहीं था। तो उनके माँ बाप इतने, मतलब पिता की बात है, माँ तो बेचारी गांव में ही रहती थी, पिता ने वो नंदा देवी को पढ़ने के लिए अल्मोड़ा भेजा। मिडिल पास मीन्स 6th पास करके ट्रेनिंग लेके वहीं टीचर हो गई। वो वहाँ रहती थी तो उनके संरक्षण में ये गंगोत्री बहन और पद्मा बहन, मछुरी बहन वहाँ पढ़ने चली गई। और वहाँ पर भी कोई ऐसा, मतलब मिडिल स्कूल के सिवाय लड़कियों के और स्कूल नहीं था। तो एडम्स मिशन स्कूल आप लोगों ने सुना होगा, फिर अल्मोड़ा में है। उसमें इन तीनों बहनों का एडमिशन हुआ और संरक्षण नंदागढ़ ब्याल का रहा। उनके संरक्षण में वो रही और उन्होंने वहाँ हाई स्कूल तक पढ़ाई की। और हाई स्कूल करीब उन्होंने 1937 में, 1937 में उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया। अब उसके बाद हो गए क्या करें, तो उस समय आगे पढ़ने का कोई वो नहीं था, कुछ कॉलेज वॉलेज तो वहाँ तो नहीं थे अल्मोड़ा में। तो इन बहनों ने सब ने अपने अपने मतलब क्षमता के अनुसार से ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग की थी टीचिंग की ट्रेनिंग की। और ये तो गंगोत्री बहन गई बरेली में ETC की ट्रेनिंग उस समय चलती थी। एक हाई स्कूल करने के बाद ETC BTC एक ट्रेनिंग होती थी और कुछ ऐसी ट्रेनिंग थी। सब ने अपने अपने ट्रेनिंग की और ये तो गई, इन्होंने ETC इंग्लिश टीचिंग सर्टिफिकेट होता था उस ज़माने में, और वो CT ग्रेड के समकक्ष माना जाता था। तो वो उन्होंने उसका 2 साल की ट्रेनिंग की। तो 2 साल लगे, कितना हुआ 39 में उन्होंने ये ट्रेनिंग कर ली टीचिंग की। और वहीं पर एक स्कूल, हाई स्कूल था उसमें बरेली में, गर्ल्स हाई स्कूल था तब, देखिए सिर्फ। तो वहाँ पर उनको सर्विस मिल गई, मतलब 39 में जैसी ट्रेनिंग की रिजल्ट निकला उनको वहीं पर पोस्टिंग हो गई और वहीं पर वो सर्विस करने लगे। और वहाँ बरेली शहर है भाई, ऊंचे मतलब इंटरमीडिएट भी कॉलेज थे, BA MA सबकी पढ़ाई होती थी। तो उन्होंने वो इतनी लगनशील थी और मेहनती थी कि उन्होंने प्राइवेट इंटरमीडिएट की परीक्षा की, वहीं प्राइवेट टीचिंग भी करती रही है, विद्यालय में भी पढ़ाया और इंटरमीडिएट किया। फिर 2 साल बाद उन्होंने BA भी किया। फिर 2 साल बाद उन्होंने वहीं पर प्राइवेट ही उन्होंने MA किया। वो पहली इस क्षेत्र की कही है, या हमारी जो रंग समाज में आप जानते हैं, तो धारचूला के ये रहने वाले जनजाति वाला क्षेत्र रंग लोग हम लोग हैं। रंग जाति पहली महिला हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की। उससे पहले कोई रंग समाज इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वही पहली महिला थी जिन्होंने प्राइवेटली पोस्ट ग्रेजुएट की। उसके बाद इनका वही रही, अल्मोड़े में हाई स्कूल हुआ, ये गर्ल्स हाई स्कूल खुला तो उनका तबादला अल्मोड़े में कर दिया। फिर अल्मोड़े में रहकर, जब अल्मोड़े में रही तो उन्होंने ये बरेली, उन्होंने अल्मोड़े में रहकर फिर वो ट्रांसफ़र हाई स्कूल में खुलने के बाद हुआ। और 48 में, सन 1948 में यहाँ पर ये जिला परिषद का चुनाव हुआ। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करने वाले ऐसे चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन स्पेशल परमिशन उनको दिया गया और अस्कोट क्षेत्र से अल्मोड़ा जिला परिषद, पहले ये पूरा इलाका अल्मोड़ा ज़िले में था, तो जिला परिषद अस्कोट क्षेत्र में कोई नहीं मिले कैंडिडेट, थे ही नहीं, इतने सक्रिय जानते नहीं थे। तो वो पहली महिला निकली जो अस्कोट क्षेत्र से जिला परिषद की
सदस्या निर्विरोध चुनी गई और फिर वो उपाध्यक्ष भी अल्मोड़े में उपाध्यक्ष भी नहीं है, ये काम था। तो उस दरमियान में क्या, अब उनकी जिम्मेदारी पूरे इस क्षेत्र की हुई। आसकोट क्षेत्र मतलब पूरा ये क्षेत्र आसकोट क्षेत्र में आता था। तो वो छुट्टियों में इस इलाके के जो स्कूल थे, जितने भी प्राइमरी स्कूल जहाँ जहाँ थे, वो यात्रा करने आती थी, गांव में जाती थी और उन विद्यालयों की शिक्षा का स्तर देखती थी और क्या कमी है, कहाँ बैठने की जगह नहीं है, कहीं स्कूल में साधन नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो जो कमी जहाँ मिलती थी उसको दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहती थी। वहाँ अल्मोड़े से होता था ये सब काम, तो अल्मोड़े में प्रयासरत थी। तो इस प्रकार वो समाज के अंदर जाने लगी और सुधार का काम, मतलब समाज के सुधार में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उन्होंने बल दिया और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने खूब प्रयास किया कैसे विकास हो, बालिका, वो भी विशेष रूप से बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा पर जोर दिया। फिर उसके बाद उनका जब ये ट्रांसफ़र, अब गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो जगह जगह पर पोस्टेड उनका ट्रांसफ़र होता रहा और कहीं अल्मोड़े से नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, गोपेश्वर, पीलीभीत, इन सब जनपदों में वो गई और जहाँ जहाँ गई, जिस जनपद में गई, उन्होंने जिस कॉलेज में भी उनकी पोस्टिंग हुई, उन्होंने उस स्कूल के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्न रही और किया। सब जनपद वाले जहाँ जहाँ भी गए वो लोग, सब लोग उनकी तारीफ करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में इतना प्रयासरत रहती, केवल शिक्षा में नहीं, समाज में जाती थी, मद्य निषेध पर भी वो बोलती रहती थी कि पहाड़ के क्षेत्र में शराब वगैरह का बहुत ज़्यादा चलन है, तो इस पर वो दुखी रहते थे। तो उन्होंने मद्य निषेध के लिए भी यात्रा, कितने पद यात्रा की और गांव में जाकर बोलती थी और इस प्रकार वो समाज के अंदर समाज सुधार का कार्य भी साथ साथ शिक्षा के साथ साथ उसमें जुड़ गई। अब जब अभी बता रही थी मैं, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1951 में हमारे ये जब पिथौरागढ़ में थी तो 1951 में सीमांत संघ एक बना जिसमें सीमांत क्षेत्र की दुर्दशा, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की कमी थी, स्कूल विद्यालय नहीं थे, लोगों की हालत ख़राब थी, अब तो परेशानी थी। तो इसकी एक संघ बनाया गया था, उसकी अध्यक्षा भी रही और उसमें करीब 2 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से यहाँ की विषमताओं के बारे में बताया कि कैसी कठिनाई है, यहाँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, साधन नहीं है, कुछ भी लोगों के गरीबी है, ये सब उनको अवगत कराने के लिए 1952 में शिष्टमंडल के साथ, अकेली तो क्या जाती हैं, शिष्टमंडल बनाया गया था, उसमें भी वो गई थी और उपस्थित थी। और उसके साथ 1964 में पिथौरागढ़ में पोस्टेड थी वो, तो उस ज़माने में पिथौरागढ़ के क्षेत्र का भी विकास किया, मतलब जहाँ उनके लिए ये था कि जहाँ जाती थी उन्होंने बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बल दिया और अच्छा मतलब विकास करने की कोशिश की। बच्चों के लिए भी करती थी, वो स्टाफ के लिए, सबके लिए मेहनत करती थी। तो उस समय उनके शिक्षा के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ी है, इतना प्रयत्नशील है, ये देखते हुए लोगों ने राष्ट्रपति ने ये अब बोलते ऐसा होता, राष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे उस समय के इतने बड़े प्रकांड शिक्षाविद हैं, उनके हाथों से उनको राष्ट्रपति पदक मिला गया। ये 64 में 1964 में उनको राष्ट्रपति पदक मिला। उसके बाद भी सर्विस के दौरान मैं कहती विभिन्न स्थानों में गई। 1975 में
महिला वर्ष बनाया गया। हमेशा मनाते हैं, कभी बाल वर्ष मनाते हैं, कभी महिला वर्ष मनाते हैं, सब कुछ न कुछ वर्ष बनता रहता है ना, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे बंद। तो महिला दिवस मनाया गया था सबसे पहले, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया। तो उस समय वो वहाँ थी पोस्टेड, गोपेश्वर में थी। तो ठीक उस समय सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना आपने? हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे प्रख्यात सर्वोदय के कार्यकर्ता थे, उनसे मुलाकात की उन्होंने और उनको इनकरेज किया, गंगोत्री गर्ब्याल को, कि आप इस दिन में महिला वर्ष में आप अपने स्कूल के कुछ बच्चों को और टीचरों को लेके पद यात्रा क्यों नहीं करती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके सुझाव पर वो गोपेश्वर से बद्रीनाथ माना गांव तक उन्होंने उस महिलाओं को लेकर, टीचर्स को लेकर, बच्चों को लेकर पद यात्रा की। खाली पद यात्रा नहीं हुई, उसमें वहाँ पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जगह जगह पर भाषण देती। उनको एक तो बोलने का भी शौक था, बोलती भी थी, औरों से भी बुलवाया, बच्चों से बुलवाया, टीचर से बुलवाया, खुद तो वो बोलती थी। लोगों को महिला वर्ष का महत्व समझाया और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्यों मनाया जा रहा है ये बताया। और नारी शक्ति, क्योंकि महिला थी वो, तो इसलिए नारी शक्ति के ऊपर, मातृशक्ति के ऊपर बोलती, लोगों को सुनाती थी। और परिवार नियोजन चल रहा था उन दिनों, तो थोड़ा बहुत गांव-गांव में जाके पद यात्रा में जहाँ मिलते, परिवार नियोजन के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम की चला उन दिनों। 20 सूत्री कार्यक्रम पर प्रकाश डालते गए। इस प्रकार वो पद यात्रा बहुत ही सफल रहा। और 1976 में अब इस इलाके में अब वो शराब के बारे में, तो मद्य निषेध पर बहुत बात करती थी। तो 1976 में दारमा इलाका गए, तो दारमा इलाका में पद यात्रा करने उन्होंने, वो ग्रुप था, कुछ पुरुष भी गए, वो भी गए। तो दारमा में घाटी में वो गई और मद्य निषेध पर चर्चा की और जगह जगह पर जाकर महिलाओं को लेके गई, महिलाओं को समझाया कि शराब की नशे से क्या नुकसान होता है, क्यों नहीं करना चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझाती गई। और उसके साथ ही साथ शक्ति की शिक्षा के बल, महिला शिक्षा पर बल दिया और ये करती गई। पूरा दारमा, पूरा गांव इंटीरियर तक गई। तो वो पद यात्रा भी सफल रहा। उन्होंने मतलब बहुत से महिलाएं उनके साथ हो गई, गांव के जो अनपढ़ शिक्षिकाएँ थी वो भी रही। और उसके बाद वो मतलब सारे जगह पर जहाँ भी गई काम करती रही। शिक्षा के विकास में कहिए, समाज सुधार में कहिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जहाँ जाओ वहाँ वो उनको कहते तो बोलती थी। और सबसे ज़्यादा वो ईमानदार, सज्जन और अच्छी महिलाएं थी। हर एक से, अमीर गरीब से कोई भेदभाव नहीं रहता था उनका। बहुत प्रेम से सबसे साथ बोलती थी। और इसके साथ तो ये सेवानिवृत्ति जो है उनकी गोपेश्वर में हुई। जब गोपेश्वर में पोस्टेड थी तो गोपेश्वर में सेवानिवृत्ति हुई 30 जून 1978 में। हाँ, 78 में बताइए किस ज़माने में वो सेवानिवृत्ति, पूरी सर्विस, लंबी सर्विस की। कहाँ शुरू में कहिए, उन्होंने जैसे ट्रेनिंग की थी छोटी उम्र में ही, और वहाँ से ही मतलब 18-19 साल हो गए होंगे, उसी में सर्विस मिल गई उनको। तब से सेवानिवृत्त जो है ये 78 सन में 30 जून को हो गई। तो उसके बाद वो इतनी सक्रिय रहती थी हर जगह। सब अब पार्टिकुलर राजनीतिक होते ना, सब राजनीतिक क्षेत्र वाले तो सेवा तो निवृत्त हो गए, अब हमारे दल में आइए, उनका आमंत्रण आया, लेकिन उन्होंने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। और आप लोगों ने नारायण आश्रम सुना होगा, मैं जिसके बारे में बता रही थी। मैं अभी तीसरे सीरीज निकालने अपनी पुस्तक की, तीसरी नारायण आश्रम, उनके गुरु नारायण स्वामी जो है उनके गुरु रहे हैं।
उन्होंने सोचा ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में जाने से अपने गुरु ने जो 1935 में नारायण आश्रम बनाया था, शुरू किया था, उस आश्रम की सेवा करना ज़्यादा सर्वोपरि है। सबसे अच्छा वही है। मैं उसकी जब सेवा करूँ, जितने दिन जीवित रहती हूँ मैं आश्रम की सेवा करती हूँ। क्योंकि उन दिनों ऐसा था, आश्रम 1935 में शुरू हो गया था। उस समय ईश्वर दत्त पांडे जी वहाँ पर प्रथम मैनेजर थे। उनका देहांत हो गया था। उसके बाद कोई ठीक से कितने मैनेजर आए, लेकिन वो वहाँ के परिस्थितियों के कारण या अपनी विषम परिस्थितियों के कारण वो रुके नहीं। तो आश्रम की स्थिति खराब हो गई, मतलब डामाडोल थी। क्या नारायण के ज़माने में इतने सेब के बगीचे बहुत थे, लेकिन सब उन दिनों बीच में बिल्कुल ख़राब हुआ था। तो गंगोत्री बहन जो है, उसके बाद 79 में वो आश्रम गई। 78 में रिटायर हुई थी, कुछ दिन बीच में ऐसे रहा इधर उधर। तो 79 में उन्होंने आश्रम में 30 जून 1979 में, मतलब उसके बाद वो जुलाई में वहाँ चली गई। आश्रम में काम करना शुरू कर दिया और अवैतनिक वेतन नहीं लेती थी। अवैतनिक रूप से वो व्यवस्थापक आश्रम में रही और करीब 20 वर्ष तक, पूरे 79 से 99 तक उन्होंने वहाँ पर आश्रम की सेवा की। करीब 20 वर्ष तो पूरे नहीं, 20 वर्ष। उसके बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो वो अपने घर में आके, मतलब सेवा करने के अपने घर में आई बीमार हालत में, और लंबी बीमारी भी उनको। और उसके बाद जितने दिन खैर आश्रम में रही, उन्होंने निष्ठा से, लगन से, ईमानदारी से, मनसा वाचा कर्मणा कहना चाहिए, उससे उन्होंने आश्रम की सेवा की। आश्रम का चहुमुखी विकास किया। नारायण के ज़माने में जैसा आश्रम चलता था, वैसे उनके ज़माने में भी खूब अच्छा रहा। तो अब 82 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 1999 में वो जो हैं, वैसे 78 से तबीयत खराब तो हो गई थी, घर आ गए। तो फिर उसके बाद ये 99 में, मैंने कहा 99 तक काम किया। 99 से कुछ दिन पहले वो घर में आ गई थी, लंबी बीमारी हुई। तो 99 को उनका देहावसान हो गया। तो आश्रम को भी क्षति हुई, समाज को भी क्षति हुई उससे। लेकिन लोगों ने उनके समाज में सामाजिक सुधार कितना किया, इसको देखा। उनकी शिक्षा में कितना विकास आगे को बढ़ाया, शिक्षा के क्षेत्र में कितना कार्य किया, इन सब का आंकलन करके कुछ तो याद रहनी चाहिए लोगों को। तो लोगों ने, समाज ने उनका ये पिथौरागढ़ GGIC है गर्ल्स कॉलेज, उसका नाम गंगोत्री गढ़ब्याल बालिका इंटर कॉलेज रखा गया। तो मैं कह रही हूँ कि इस प्रकार हमारे इसमें काम करने वाली महिला रही, उनको याद हम लोग सत नमन है उनको हमारा। और सारे जो आने वाली जनरेशन है, आप जैसे नए बच्चे, और जो गंगोत्री गढ़ब्याल GGI बालिका विद्यालय क्यों रखा, कि आप जैसे जो नए आने वाले जनरेशन को मालूम हो कि ऐसी महिलाएं इस क्षेत्र में रहीं और ऐसी हैं। और दूसरे, आपको फॉर इन्फॉर्मेशन, GGIC का नाम क्या है मालूम है आपको? नहीं है। आपको मालूम है GGIC का नाम क्या है? यही तो हम लोग ही का दोष है। देखिए, किसी और का दोष नहीं है। आप लोग क्या जानते हैं, हमारा दोष है। हम लोग इतना नहीं कि ये दानवीर जसली अच्छा, जसली, उनका नाम मालूम है? आप सब याद आया? उनका नाम हाँ, जसली का तो सुना होगा, क्योंकि वो बहुत दानवीर थी।
अंग्रेज़ों के ज़माने में मतलब वो महिलाएं ऐसी थी, मतलब इस इलाके में कैसी कैसी महिलाएं होती हैं, उनको तो कितने और होंगे, लेकिन वो गर्त में रहे, अंदर है, उनका नाम नहीं आया। दानवीर जसली देवी अंग्रेज़ों के ज़माने में वो दानी थी, इतनी दानी कैसे, उनके बाल बच्चे कोई नहीं थे, उनका पति नहीं रह गया, तो उन्होंने क्या अपार धन थी, उसको गंगा में बहाने के लिए ले जा रही थी। उतने में एक अंग्रेज़ अधिकारी था, ये क्षेत्र का बढ़ जा रहा था अल्मोड़ा से, उसने देखा ये क्या कर रही महिला, उनसे कहा ये क्या है, ये रुपये फेंक ले जा रही, क्योंकि वो कहती है का मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने कहा इनसे कहो कि ये धन जो है ऐसा आप दे मत करो, आपके नाम पर इस रुपये से आपके नाम पर धर्मशाले बना दिए जाएंगे, क्योंकि उस ज़माने में कोई होटल नहीं, रास्ते में कुछ नहीं, रहने के लिए रैन बसेरा नहीं, तो और यात्रियों के कैलाश में जाने वाले यात्रियों का मार्ग हुआ, लोग ऐसी रैन बसेरा ऐसी ज़मीन में रहते थे, तो ठिकाने बने, धर्मशाला जगह जगह बनाई। उन्होंने करीब 300 करीब धर्मशाला, कहिए मैं उस महानुभाव को जो अंग्रेज़ जिन्होंने उनसे पैसा दिया, उतनी ईमानदारी से 300 के करीब धर्मशाले एक से हैं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। उधर देखें रास्ते में छोटे छोटे देखे ना, ऐसी वाले वो है एक के नमूने के पूरे कैलाश यात्रा के मार्ग है, यात्रियों के चलने के रास्ते, और ये गढ़वाल तक, और क्योंकि बद्रीनाथ वगैरह जाते वो रास्ता पूरा है, इधर नेपाल तक, ये काठमांडू वगैरह जाने के रास्ते में 300 के करीब बने हैं। अब मुझसे पूछे, मैं भी उस धर्मशाले में रही हूँ, क्यों? अब मेरी पढ़ाई हमारी बचपन से बाहर ही रही, मतलब नैनीताल वगैरह रही, तो हम लोगों के जाने में गाड़ी नहीं, सड़कों की हालत कैसी थी, हम लोग तो पैदल गए, अल्मोड़ा तक पैदल चलते थे। तो ऐसे में रास्ते में होटल नहीं, आज तो जगह जगह मकान है, वहाँ रह जाते हैं, किराए दे के रह जाते हैं। और तो हम लोग कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ हुई थी उन होटलों में, क्योंकि हमारे घोड़े खच्चर भी जाते थे, हमारे साथ नौकरों, उन धर्मशालों में भी हम रात्रि विश्राम किया। कंफर्टेबल है, एक से कमरे हैं ऐसे बने हुए सारे पूरे माऊ गढ़वाल इन सब क्षेत्रों में। तो ऐसी दानवीर महिलाओं को भी हमें नमन करना चाहिए, और आने वाली जनरेशन को मालूम होना चाहिए। और शिक्षा विभाग से मैं विशेष रूप से कहूँगी कि बच्चों को कभी कभी टूर में ले जाइए, इन धर्मशालों को दिखाइए। क्यों? इसलिए नहीं कि कभी नहीं देखा, ऐसी बात नहीं है, भावना उनके प्रति आदर कि कैसे कैसे हमारे क्षेत्र में, पूरे भारत के इंटीरियर क्षेत्र में भी ऐसी ऐसी महिलाएं हैं। इतना कहकर मैं अपने आप लोगों को नमन करती हूँ, और आपसे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को ये बात समझाएं, और उनका जो गंगोत्री गढ़वाल और जसुली देवी को नमन करें, हम लोग सम्मान दें, अपना सम्मान दें। इतना कहकर मैं यही विराम देती हूँ। इसके बाद जो कुछ आपको पूछना है पूछे एक काम। मैम, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हम तो हर समय खाली है, हमें हम तो सेवा के लिए हैं, सारी ज़िंदगी सेवा में गई है हमारी। हमें गर्व है कि ऐसी शख्सियत हमारे क्षेत्र में उन्होंने धन्यवाद धन्यवाद।